चलिए, गुड इवनिंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से हम लोग एक नए सेशन के साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले आप सभी एक बार कमेंट करके बताइए कि आवाज़ आपको मिल पा रही है और वीडियो आपकी सही से चल पा रही है। थोड़ी सी विलम्ब हो गई है और इस वजह से कुछ लोग का क्लासेस अभी ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। तो फिर से हम लोग आ गए हैं। तो इस लाइव में प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। बहुत ज़्यादा विलम्ब नहीं हुआ है। तो जो भी देख पा रहे हैं एक बार कमेंट कीजिए। कुछ लोग का क्लासेस अभी नहीं चल पा रहा होगा, वे बैक चले गए होंगे। ठीक है, इस वजह से उनकी क्लासेस जो है नहीं चल पा रही होगी। और जिन लोग का चल रहा है तो कमेंट कीजिए आप लोग, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। और पिछली क्लास में हम लोग जीके जीएस के कुछ टॉपिक को पढ़ रहे थे। ठीक है, साउंड भी क्लियर है। तो आज भी हम लोग जीके जीएस के सवालों को ही लेंगे और नेक्स्ट क्लास से कल से हम लोग अगला टॉपिक चेंज करेंगे। कुछ रीजनिंग वगैरह हिंदी के टॉपिक जो होंगे उस पे आएंगे। थोड़ा सा जीके जीएस जो था वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए थोड़ा सा हम लोग जीके जीएस के ऊपर, ठीक है, आ गए। सभी आ गए हैं। एक बार हम आपके कमेंट को लेते हैं। सुधा प्रताप, सुमन, जूली और कंचन, अमृता, नसरीन। चलिए, आप सभी आ गए हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, सभी आ गए हैं। चलिए, सभी आ गए हैं, तब चलते हैं टॉपिक के ऊपर। अभी भी कुछ लोग नहीं आए हैं और मैं भी अपना जुड़ते रहेंगे जो लोग नहीं आए हैं। क्योंकि देखिए, आप सभी अपनी तैयारी भी अच्छी कर लीजिए, क्योंकि आप अभी कुछ न्यूज़ वगैरह भी देखे होंगे एक आध दो दिन पहले। और वहाँ पे आपने न्यूज़ देखा होगा कि अब आपकी जो बीएड कोर्सेस है वो भी आपकी बंद होने वाली है। आप इससे पहले सोचे थे, सुने भी थे कि डीएलएड कोर्सेस आपका बंद हो रहा है। और डीएलएड कोर्सेस की बात करें तो ये आपका आखिरी सेशन है बिहार के अंदर, जो 2025 से 27 है। 2025 से 27 में डीएलएड आपका आखिरी सेशन है, जो कि अब यह खत्म होगा। इसके बाद डीएलएड कोर्सेस बंद हो जाएंगे। वैसे ही बीएड भी आपकी अब अंतिम ही चल रही है, क्योंकि बिहार के अंदर घोषणा हुई है कि डीएलएड बंद है, तो बीएड भी आपको बंद देखने को मिलेगा। और एनसीटी का यहाँ पे निर्देश भी है, ठीक है, कि 2030 से पहले जो बीएड और जो डीएलएड कोर्सेज है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। अब इसके जगह पे एक ही कोर्सेज आपकी चलेगी, आईटीबीपी, ठीक है, जो 4 वर्षीय आपका बीएड होगा। और एक अच्छी बात है उन लोगों के लिए भी जो कि 1 साल के बीएड का इंतजार कर रहे थे। तो पॉसिबल है इसी सेशन से कि फर्स्ट ईयर यानी कि 1 साल का बीएड भी आपको देखने को मिल सकता है। और वो भी आपको इसी सेशन से मिल सकता है। हालांकि न्यूज आ चुका है, लेकिन अब देखिए आगे क्या होती है। जैसे अपडेट आएगी आप लोग को मिल जाएगी। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर पीजी आपका कंप्लीट है तो वहां पे 1 साल का बीएड करने का भी मौका आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। सुधा प्रताप, प्रदीप, सुमन सब परसों क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए थे क्योंकि मेरे तबीयत खराब था। कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए, अगर कुछ इमरजेंसी होती है या प्रॉब्लम होती है तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम हर किसी के साथ आती है, तो कोई बात नहीं है। चलिए, आज तो जुड़ गए हैं ना, ठीक ठाक है। देखिए, जब तक प्रॉब्लम होगी कोई बात नहीं, आपको फोर्स नहीं किया जाता, आप लोग खुद समझदार है। जितनी क्लासेस कीजिएगा फायदा आप लोगों को होगा। हाँ, अगर प्रॉब्लम आती है तो पहले प्रॉब्लम जो है सॉल्व होनी चाहिए, ये भी जरूरी है। चलिए, ठीक है। तो चलते हैं, कुछ जीके जीएस के सवालों को आज कर लेते हैं। और आज का जीके जीएस का सवाल थोड़ा सा मिक्स ही है। और इसके अलावा हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे कि मैथ के सवाल, मैथ बोल रहे हैं, रीजनिंग के सवालों को लगाएंगे। और आपका हिंदी भी है, हिंदी में भी बहुत अच्छी टॉपिक आपका बाकी है, जीके जीएस भी है। इन सभी सवालों को भी हम लोग नेक्स्ट क्लास के माध्यम से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? ठीक है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है बताइए। अभी उच्च न्यायालय के बारे में बताना है। अभी वर्तमान की बात हो रही है। अभी वर्तमान में बताइए कि भारत के अंदर कुल कितने उच्च न्यायालय, बताइए। उच्च न्यायालय कितने हैं? भारत के अंदर कुल कितने उच्च न्यायालय हैं आपको बताना है। कमेंट कीजिए आप लोग कि भारत के अंदर कितने उच्च न्यायालय। चलिए, कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छा, 24, 25, 28 या फिर 29। भारत के अंदर कितने उच्च न्यायालय हैं? तो अगर हम बात करें भारत के अंदर उच्च न्यायालयों की, तो भारत के अंदर कुल जो है आपके 25 उच्च न्यायालय। कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय है भारत के अंदर। कितने, ध्यान रखिएगा। तो 25 उच्च न्यायालय है भारत के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो अगर हम बात करें कि भारत के अंदर कुल 25 उच्च न्यायालय है। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट की बात करें तो कितना है? 25 है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? आप देखिए कि लोकसभा लोकसभा के सदस्यों के लिए या लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए अगर हम बोले, ठीक है, व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के चुनाव अगर लड़ने के लिए है, कोई लोकसभा का अगर चुनाव लड़ना है चाहता है तो उसके लिए उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? उसकी न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 25 वर्ष होना चाहिए। लोक वर्ष के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। वही राज्यसभा का सदस्य होने के लिए वह न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है 30 वर्ष का, तभी वह राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। देखते हैं ना, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तो लोकसभा का चुनाव वही लड़ सकता है, ठीक है, कि जिसकी आयु जो होती है न्यूनतम 25 वर्ष। और अगर हम वही बात करें कि राज्यसभा के सदस्यों का, देखिए जो लोकसभा होते हैं, जो लोकसभा से सदस्य चुने जाते हैं, उनकी जो आयु होती है, कार्यकाल होता है, वह 5 वर्षों का होता है। आप देखते हैं कि 5 वर्षों का होता है। जो सांसद बनते हैं, अब देखिए ना, जो सांसद बनते हैं तो उनकी न्यूनतम आयु जो कितनी होती है? न्यूनतम जो उनकी आयु होती है 25 वर्ष होती है, और उनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। वहीं जो राज्यसभा के होते हैं सदस्य, उनकी न्यूनतम आयु जो होती है उसके सदस्य बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष चाहिए होता है, और उनकी जो कार्यकाल होती है वह 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी कार्यकाल जो होती है 5 वर्षों का होता है। देखिए, एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन था आपका कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है, ठीक है। और यहाँ समझिए कि लोकसभा का जो न्यूनतम आयु है, अगर लोकसभा सदस्य बनना चाहते हैं या लोकसभा सदस्य का जो न्यूनतम आयु है वह होता है कितना? तो 25 वर्ष होता है। वहीं राज्यसभा की न्यूनतम आयु की बात करें तो वह 30 वर्ष होता है, और लोकसभा के लिए जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है, ठीक है। और वही बात करें राज्यसभा के लिए कितना होता है? 6 वर्ष तक होता है। अगर बात करें लोकसभा सीटों की संख्या बिहार के अंदर कितना है? बिहार के अंदर लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? आप लोग कमेंट कीजिए अगर आप लोग को पता है तो। बिहार के अंदर कुल कितनी लोकसभा सीट है, आप बताइए। बिहार के अंदर लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या बताइए, बताइए आप लोग। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या अभी जस्ट आपको पता होगा ना? बताइए। चलिए थोड़ा सा आप लोग से पूछ भी लेते हैं कि टोटल सीट कितना है। अच्छा, कितने सीटों पे चुनाव हुआ है? कितने सीटों पे चुनाव हुआ है सो बताइए आप लोग। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, आप लोग का कमेंट हम देखना चाहेंगे, फिर बात करेंगे आप लोग को नॉलेज है कि नहीं इसके बारे ये हम जानना चाहते हैं। किसी के कमेंट आए कि नहीं हुए? बहुत अच्छा, सबका कमेंट आ गया जी। हमें लगा कि चलिए आप लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा राज्यसभा सीटों की हम लोकसभा की बात करें ना, तो लोकसभा में कुल जो सीट होती है वो 543 सीट होती है। अभी अभी देखे हैं कि लोकसभा का चुनाव हुआ है जहाँ पे मोदी जी फिर से चुन के आए। 543 सीटों पे चुनाव हुआ है अभी जस्ट आपने देखा है। तो लोकसभा में अगर सीटों की संख्या की बात करें तो कुल जो सीटों की संख्या होती है वह कितनी सीटें होती है? तो वह टोटल सीट होती है आपकी 543। जबकि बिहार के अंदर देखेंगे तो 40 सीटें। लोकसभा का कितना सीट है? तो बिहार के अंदर 40। सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक कहाँ है? तो सबसे अधिक जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, जो टोटल 80 है, ठीक है।
सबसे अधिक कहाँ है? तो सबसे अधिक आप देखेंगे लोकसभा चुनाव की लोकसभा सीटों की संख्या जो 80 जो है यूपी के अंदर। यूपी के अंदर कितना है? तो टोटल अगर बात करें तो यूपी के अंदर 80 लोकसभा सीट है, वहीं बिहार के अंदर 40 लोकसभा सीट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी गुजरात में 26 है, गोवा में 2 है, छत्तीसगढ़ में 11 है। ठीक है, वो सब बहुत ज्यादा याद नहीं रखना आपको, बस इतना ध्यान रखिए कि बिहार के अंदर कितने सीटें हैं, तो 40 लोकसभा का सीट है। ठीक है, जबकि आप देखेंगे यूपी के अंदर, तो यूपी के अंदर 80। ठीक है, कुल लोकसभा सीटों की संख्या 543। ठीक है, कुल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी होती है? तो कुल लोकसभा सीटों की संख्या अगर हम बात करें तो ये कितना है? तो टोटल आपका हो जाएगा 543। कुल लोकसभा सीट की संख्या कितना हो जाएगा? 243। वहीं अगर हम राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा सीटों की जो आधिकारिक सदस्य जो होते हैं उसमें आप देखिएगा तो टोटल 200 कितना होता है? 200 आपका 38 होगा। ठीक है, होता है टोटल आपका कितना है? तो टोटल अगर हम राज्यसभा सीटों की बात करें तो 250 होता है। जो 238 जो होते हैं सदस्य राज्य संघ के क्षेत्र के प्रतिनिधित्व होते हैं, और 12 सदस्यों को जो राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, चलिए तो उस पर हम अलग से बात करेंगे। अभी बात करते हैं लोकसभा के ऊपर। तो समझ गए यहाँ से क्वेश्चन, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 6 वर्ष होगा। वही अगर पूछता है यहाँ पे लोकसभा, लोकसभा दिया रहता तब कितना होता है? 5 वर्ष हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके लिए है, हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? हॉपमैन के बारे में बताना है। जो हॉपमैन खेल है वह किससे संबंधित है? हॉपमैन खेल की बात हो रही है, ये किससे संबंधित है? देखिए, हॉपमैन खेल की बात करें तो यह टेनिस से संबंधित है। किससे है? टेनिस से है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 11 होता है। आप लोग बताइए कि हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, सो बताइए। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या बताइए। चलिए, हॉकी में अगर खिलाड़ियों की संख्या बात करें तो इसमें भी कितना होता है? हॉकी में कितना होता है? 11 होता है। और बैडमिंटन में कितना होता है खिलाड़ी की संख्या? इसमें होता है एकल में एक खिलाड़ी होता है, अगर दो कल जहां तो 2 खिलाड़ी होते हैं इसमें, आप देखिएगा तो बैडमिंटन के अंदर आपको 2 खिलाड़ी देखने को मिलेगा। वहीं टेनिस के अंदर टेनिस के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? यहाँ भी 2। टेबल टेनिस जो होता है उसमें 2 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हॉपमैन कप किससे संबंधित है? तो आपका टेनिस से है। किससे है? टेनिस से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हॉकी का जादूगर, तो बताइए हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? आप लोग को पता है क्या? बताइए, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? बताइए, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? अगर पता है तो आप लोग बताइए। हॉकी का जादूगर कहा जाता है किसको? मेजर ध्यानचंद। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनका जन्म जो हुआ था वो 29 अगस्त को हुआ था। इसलिए 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? तो 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और ये कहाँ से थे? यूपी से थे। कहाँ से? यूपी से थे। तो हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 29 अगस्त को हुआ था। और इसी 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्रिकेट में देखेंगे तो लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है? तो सुनील गावस्कर को कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन तो उन सबको जानना जरूरी नहीं है आपको। लिटिल मास्टर की बात करें तो यह सुनील गावस्कर को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, सुनील गावस्कर लिटिल मास्टर। ठीक है, वहीं अगर मास्टर ब्लास्टर कहें, ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। ये सब ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हॉपमैन कप किससे है? तो टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? बताइए।
ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन के साथ हम लोग कई क्वेश्चन करेंगे। अगर अकबर की जन्म की बात करें तो अकबर का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? अगर हुमायूं का जन्म की बात करें तो हुमायूं का जो जन्म हुआ था यह कब हुआ था? 6 मार्च। ठीक है। अब डेट अगर नहीं एग्जैक्ट याद रखिएगा तो सन आप याद कर सकते हैं, 1508 में। और इसका जन्म जो हुआ था अफगानिस्तान में हुआ था। अफगानिस्तान में, ये चीज लिख देते हैं। ठीक है। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? तो अफगानिस्तान में हुआ था। और बाबर का जन्म की अगर बात करें तो बाबर का जन्म जो हुआ था यह हुआ था 14 फरवरी 1483 को। वही शाहजहां की बात करें, शाहजहां का जन्म की बात करें तो शाहजहां का जो जन्म हुआ था यह हुआ था 5 जनवरी 1592 को। शाहजहां का जन्म जो हुआ था माफ कीजिए 5 जनवरी 1952 को, माफ कीजिए 1952 बोले, 1592 को। ठीक है। शाहजहां का जो जन्म हुआ था वह 5 जनवरी 1992 को हुआ था। ध्यान रखिए बाबर का जन्म, अब अगर डेट छोड़ दीजिए, अगर ये भी ना याद रखिएगा तो कम से कम ये याद रखिए 1483 को हुआ था। हुमायूं का जन्म जो हुआ था वो 1508 को हुआ था। अकबर का जन्म 1542 को हुआ था। और शाहजहां का जन्म 1592 में हुआ। ठीक है। अब इसमें हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, एक क्वेश्चन पूछता है। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा हुआ था। क्वेश्चन आप एक साल बैक अगर देखेंगे तो इसमें हुमायूं का मकबरा की बात किया जाता है, यह क्वेश्चन आपका पूछा था। ठीक है। इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में। शाहजहां का कहाँ है? तो सासाराम में। अच्छा अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा की बात करें तो अकबर का मकबरा जो है यह पड़ेगा आपका कहाँ, कहाँ पड़ेगा? इसका उत्तर प्रदेश में आगरा में है, सिकंदरा में पड़ता है, सिकंदरा। ठीक है। और बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अगर हम बाबर की बात करें, ये तो अकबर का हो गया, तो बाबर का अगर हम मकबरा की बात करें तो बाबर का मकबरा जो पड़ता है यह पड़ता है आपका अफगानिस्तान में। कहाँ पड़ेगा? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आपका यही पूछा था आपके एग्जाम में कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, यही क्वेश्चन आपका पूछा था। मे भी एक साल पहले आपका क्वेश्चन, जब प्रीवियस ईयर की बात करते हैं तो पिछले वर्ष पूछा था, नहीं पिछले वर्ष उससे पहले यही क्वेश्चन आपका पूछा था कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। आप जीके जीएस का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो यही सेम क्वेश्चन आपका था, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे बाबर की मकबरा की बात करें तो इसका मकबरा जो है अफगानिस्तान में है। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ठीक है। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। वही शाहजहां का मकबरा सासाराम में। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? तो शाहजहां का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। ठीक है ध्यान रखिएगा। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए जीके का मतलब ये नहीं होता कि आपका इसमें जो दिया गया है उसी से समझ, कई क्वेश्चन उससे अलग आपको देखने को मिलेगा। जैसे जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का जो चित्र बनाता था वह महान चित्रकार कौन था? उसका नाम था मंसूर था। ठीक है। चित्रकार बनाने वाला था मंसूर था। ठीक है। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर फोकस भी मत कीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हालांकि इसका आंसर मंसूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि टीबी रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? देखिए टीबी रोग जो होता है उसकी रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? इसको बोलते हैं बैसिलस बैसिलस कमरेट गिबरिन बोलते हैं इसको, गिबरिन इसका पूरा नाम है, जिसको बोलते हैं बीसीजी। ये बोलते हैं ना कि क्षय रोग से बचने के लिए यानी कि टीबी रोग की रोकथाम के लिए इसको रोकने के लिए बीसीजी का टीका लगाते हैं। क्या बोलते हैं? तो टीबी रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाते हैं। इसको बोलते हैं बैसिलस। ठीक है। बैसिलस कैमरिन। ठीक है। इसको बोलते हैं बैसिलस कैपरेट कैमरिन बोलते हैं, बीसीजी की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो। और यह किसके रोकथाम के लिए मनाया जाता है?
यह जो लगाया जाता है टीवी के लिए, ये किसके लिए? टीवी के लिए होता है, इसका होता है, ठीक है, टीवी के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? आपको हम बताए थे प्लासी का युद्ध, ये 23 जून 1757 को लड़ा गया था। प्लासी कहाँ पड़ता है? जो कि बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है प्लासी जगह। इसके बाद आपका 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, याद होगा आपको। इसी के उपरांत 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि याद होगा आप लोग को, ठीक है, बताए थे। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वह नवाब कौन था? तो अगर उस समय हम बंगाल के नवाब की बात करें तो उस समय नवाब हुआ करता था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। तो जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय बंगाल का नवाब हुआ करता था सिराजुद्दौला हुआ करता था, ठीक है। और प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 23 जून 1757 को हुआ था, और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, और जिसके बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करें तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का ऐसे कर लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपको बनता है कि सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? सबसे अधिक वन, अधिक वन या सर्वाधिक वन लिख देते हैं। सर्वाधिक वन, सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मध्य प्रदेश, एमपी में हो गया मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन कहाँ हो गया? तो मध्य प्रदेश में हो गया, ठीक है। सर्वाधिक सोयाबीन, सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य की बात करें, सोयाबीन में, तो सोयाबीन में अगर अग्रणी राज्य की बात करें तो ये भी आपका मध्य प्रदेश। कॉफी में, कॉफी उत्पादन में कर्नाटक, ठीक है। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य क्या हो गया? कर्नाटक हो गया। सबसे अधिक उत्पादक कर्नाटक में होता है कॉफी का। सोयाबीन मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में, ठीक है। कॉफी में एक उत्तेजित पदार्थ होता है, कॉफी के अंदर एक उत्तेजित पदार्थ होता है जिसको कैफीन बोलते हैं। तो पूछता है कि कॉफी में जो उत्तेजित पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको कैफीन बोलते हैं। जबकि चाय में जो उत्तेजित पदार्थ होता है, तो चाय के अंदर जो उत्तेजित पदार्थ होता है उसको थीन बोलते हैं। चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ होता है? तो चाय के अंदर थीन होता है, जबकि कॉफी के अंदर क्या होता है? कैफीन होता है। ध्यान रखिएगा, कॉफी के अंदर कौन सा? तो कॉफी के अंदर जो होता है वह कैफीन होता है। कॉफी के अंदर जो उत्तेजित पदार्थ होता है वह कैफीन होता है। कॉफी कैफीन याद रखिएगा, और चाय थीन याद रखिएगा। चाय के अंदर क्या होता है? थीन होता है, और कॉफी के अंदर जो होता है वह कैफीन होता है, उत्तेजित पदार्थ, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा ये बोलते हैं हम लोग केरल को बोलते हैं। मसालों का बगीचा जो बोलते हैं या केरल को बोलते हैं। सबसे अधिक मसाले जो वहीं पर, ध्यान रखिएगा। तो कई सारे क्वेश्चन हैं जो इससे बनेंगे। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए है? ठीक है, तो या हाथी के लिए। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए है? तो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है गढ़सुप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जोग या गढ़सुप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर केरल। अगर हम जोग या गढ़सुप्पा की बात करें तो यह आपका जो स्थित है यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कर्नाटक में। क्या है? गढ़सुप्पा जलप्रपात, यह कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक के अंदर स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि मनुष्य का शरीर में इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है? मनुष्य के शरीर के अंदर जो इंसुलिन होता है वह स्त्राव कहाँ से होता है? कुछ साइंस के क्वेश्चन आ गए। साइंस में आपके क्वेश्चन जो है विटामिन से पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक विटामिन, ठीक है, यानी कि आप देखिएगा कि ऐसे पूछा जाता है ना कि विटामिन ए का सोर्स, विटामिन
ए का सर्वाधिक सोर्स। विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है सबसे अधिक? सबसे अधिक विटामिन कहाँ से मिलता है? ए तो गाजर से मिलता है, जिसको कैरेट बोलते हैं। सबसे अधिक विटामिन कहाँ से मिलता है? तो सबसे अधिक जो विटामिन मिलता है वह कहाँ से मिलता है? तो गाजर से मिलता है, गाजर से। और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं? बेरी बेरी बोलते हैं, बेरी बेरी। देखते हैं ना, किसी को ब्लाइंडनेस होता है भाई, किसी को सही से दिखाई नहीं देता है, जिसको रतौंधी बोलते हैं ना। नहीं, विटामिन बी वन से, विटामिन ए की कमी से जो होता है उसको रतौंधी बोलते हैं। रतौंधी जो होता है, रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए जो है सबसे कहाँ मिलता है? तो गाजर। अब देखते हैं किसी को अगर रतौंधी होता है तो उसको सबसे ज्यादा सलाह दिया जाता है कि भाई गाजर खाए, क्योंकि गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन होता है। सबसे अधिक विटामिन जो होता है वह गाजर के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे अधिक विटामिन गाजर में पाया जाता है, वह विटामिन ए होता है। वही विटामिन सी जो पाया जाता है, ठीक है, आंवला के अंदर, आंवला। तो सबसे अधिक अगर विटामिन सी जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? आंवला से मिलता है। तो आंवला में देखिएगा सबसे अधिक विटामिन पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है इससे, उसको बोलते हैं स्कर्वी, स्कर्वी रोग। इसलिए किसी को चम रोग होता है या खुजली टाइप का होता है, ये सब स्कर्वी रोग की कमी से होता है। ठीक है, जिसमें विटामिन सी की कमी होती है। और यह दूर कैसे होता है? आंवला से, क्योंकि यह कहाँ से पाया जाता है विटामिन सी? आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आंवला खाना चाहिए, बहुत फायदा होगा। ठीक है, इसके अलावा आता है विटामिन डी। विटामिन डी आता है। और विटामिन डी जो होता है ना, विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी जो होता है यह इसको बोलते हैं किससे? हड्डियों से संबंधित है। यह हड्डियों से संबंधित, जैसे इससे कमी से जो रोग होता है उसको रिकेटस बोलते हैं। रिकेटस, इसकी कमी से जो रोग होता है उसको रिकेटस बोलते हैं। रिकेटस क्या है? हड्डियों की हड्डियों की बीमारी। जैसे अब देखते हैं कि किसी का हड्डियां मुड़ जाना है, उसका हड्डी में कमजोरी है, ठीक है, तो उसमें विटामिन डी की कमी होती है। जिसको विटामिन डी की कमी होगी उसकी हड्डियां मुड़ जाती है, यानी उसकी हड्डियां कमजोर होती है, मुड़ जाती है, तो उसमें विटामिन डी की कमी होती है। और विटामिन डी मिलता कहाँ से है? तो विटामिन डी जो मिलता है, यस, इसका सोर्स जो है विटामिन डी, सूर्य का प्रकाश है। अब देखिए सुबह सुबह जो सूरज का प्रकाश होता है ना, तो सुबह वाली फर्स्ट वाली जो रोशनी होती है सूरज की, वहां से विटामिन डी मिलता है। सबसे अधिक जो मिलता है वह विटामिन डी कहाँ से मिलता है? तो सूरज के प्रकाश से। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं रिकेटस बोलते हैं। रिकेटस जो हड्डियों से संबंधित बीमारी है, विटामिन डी की कमी से। फिर आता है विटामिन ई। विटामिन ई आता है। और विटामिन ई की कमी से जो होता है, ये कमी से जो होता है इसको बोलते हैं प्रजनन क्षमता, प्रजनन क्षमता की कमी, क्षमता की कमी, या कहें इससे, या बोलते हैं इसको बांझपन बोलते हैं ना, बांझपन, यह विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी के कारण अब देखते हैं कि बांझपन या फिर प्रजनन क्षमता की जो कमी होती है वो विटामिन ई के कारण होता है। ठीक है, तो ये सभी आप समझ गए होंगे कि विटामिन ए क्या है, बी क्या है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि जल में घुलनशील विटामिन क्या है? जल में घुलने वाला विटामिन। तो जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन, तो जल के अंदर एक घुलनशील विटामिन होता है। और वह जल के अंदर घुलनशील विटामिन क्या होता है? जल में जो घुलता है वो बोलते हैं बी और सी। विटामिन बी और सी जो है यह जल में घुलता है, ये जल के अंदर घुलेगा। और एक वसा में यानी कि फैट में, तो वसा में घुलनशील की बात करें तो वसा में जो घुलनशील होता है वो क्या होता है? ए, डी, ई के, ये हो गया। या हम इसका तरीका बता देते हैं, अगर पूछे जल में घुलनशील क्या है तो बी सी याद रखिए, बी और सी। जल के अंदर जो घुलने वाला विटामिन होता है वो बी और सी जल में घुलनशील होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जल के अंदर घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी है। वसा में कौन सा है? तो वसा में देखिए कीड़ा, याद देखिए कीड़ा जो होता है, कीड़ा, कीड़ा याद रखिए, कीड़ा, कीड़ा, कीड़ा इंग्लिश में कीड़ा, ये ना बोलते कीड़ा। तो ये हो गया आपका वसा में। याद रखिए कीड़ा किसमें होता है? यह वसा में होता है। और बीसी क्या होता है आपका? ये हो गया आपका जल में हो गया। तो अगर आपसे पूछे जल के अंदर घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है, तो बी और सी होता है। वही आपसे पूछे कि वसा में कौन सा होता है, फैट में कौन सा होता है, तो कीड़ा याद रखिए, कीड़ा,
कीड़ा कीड़ा यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो जल के अंदर बी और सी, और वसा के अंदर जो होता है वह कीड़ा होता है, के ई डी ए, के ई डी ए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे जो है कई सारे क्वेश्चन जो है आपको साइंस से यहाँ से हम करवा दिए, लगभग 10 क्वेश्चन तो यहीं पे बता दिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अग्नाशय। मनुष्य का शरीर में इंसुलिन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो यह अग्नाशय से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, गंगा, जिसकी लंबाई आपको 2525 किलोमीटर दिखती है, कहीं आपको 2550 भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर होती है। तो भारत की सबसे लंबी जो नदी है वह बोलते हैं उसको गंगा बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी शहर, अधिकतर शहरें जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के तट पे ही बसे हुए हैं। जैसे पटना, पटना किस नदी के किनारे है? तो पटना जो है गंगा नदी के किनारे। पटना किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे है। दिल्ली किस नदी के किनारे है? दिल्ली जो आपका यमुना नदी के किनारे है। जैसे आगरा, आगरा भी यमुना नदी के किनारे। ठीक है, तो बहुत सारी नदियां हैं जो किसी न किसी नदी के किनारे ही स्थित है। बहुत सारे शहर हैं जैसे पटना, तो पटना गंगा नदी के किनारे है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। आगरा यमुना नदी के किनारे। ऐसे बहुत सारे जो शहर है जो किसी न किसी नदी के किनारे ही स्थित है। तो जीवन, गुजरात की जो जीवन रेखा कहलाती है वो किस नदी को कहते हैं? तो गुजरात की जो जीवन रेखा कहलाती है वह कहलाती है नर्मदा, नर्मदा नदी को कहते हैं। गुजरात की जो जीवन रेखा कहलाती है वह नर्मदा नदी कहलाती है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो गया, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर होती है। और पटना जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा यमुना के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा। आगे चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक बताइए, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? मानव शरीर का जो ब्लड बैंक होता है किसे कहा जाता है? बताइए, समझ आ रही है ना? मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को, यकृत को, अग्नाशय को, या पित्ताशय को? देखिए, अगर मानव शरीर के ब्लड बैंक की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि प्लीहा। तो मानव शरीर का जो ब्लड बैंक होता है वह प्लीहा को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? प्लीहा को बोलते हैं। नेक्स्ट, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अगर भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात हो, अभी जस्ट बताए थे भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी लंबी नदी लंबी है, जिसकी लंबाई आप 2525 किलोमीटर देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा भारत की सबसे चौड़ी नदी क्या है? तो चौड़ी नदी की अगर बात आती है तो यहाँ पे नाम किसका आता है? ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, ये सबसे चौड़ी नदी है जो ब्रह्मपुत्र है, चौड़ी नदी। यमुना के बारे में तो बताए हैं कि यह दिल्ली और इस कौन सी नदी, कौन से शहर इसमें स्थित है? दिल्ली और आगरा। दिल्ली और आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए, तो सबसे लंबी नदी जो हो जाएगी, जो लंबी नदी गंगा हो जाएगी 2525 किलोमीटर। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। और यमुना, गंगा, यमुना जो है और आगरा जो है, यमुना जो नदी किनारे आगरा और दिल्ली बसा हुआ है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ये तो बताए ही थे जब हमको डेट वाला करवाए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, क्या बोलते हैं? रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। ये सब बताए थे। 4 जनवरी को हम बताए थे कि 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाते हैं, लुइस ब्रेल दिवस। ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, बताए थे, विश्व हिंदी दिवस। 15 जनवरी को बताए थे थल सेना दिवस, आर्मी डे, अभी जस्ट मना है आर्मी डे। 30 जनवरी को, 26 को तो आपका पता है कि गणतंत्र दिवस। इसके अलावा 30 जनवरी को
तो सत्य अहिंसा दिवस की बात करते हैं, या शहीद दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस। इसके अलावा 1 फरवरी को तट रक्षक दिवस। इसके अलावा 8 मार्च को महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। वैसे ही आगे भी है, 1 मई को मजदूर दिवस। ये सब बताए थे आपको। तो 1 मई को क्या होगा? मजदूर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? एम फ्लेमिंग, बी पास्कल, बी पास्कल ने कैलकुलेटर का खोज किया था। कैलकुलेटर बी पास्कल ने खोज किया था। ठीक है। रेडियो का खोज किसने किया था? रेडियो का मैडम क्यूरी ने किया था। मैडम क्यूरी ने। रेडियो का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। टेलीविजन का किसने किया था? टेलीविजन का किया था जेएल, क्या है? जेएल बियल्ड बोलता है, बियल्ड। ठीक है, जेल बियल्ड बोलता है, जेल बियल्ड बोलते हैं। और साइकिल का किसने किया था? मैकमिलन, देखिए। तो कैलकुलेटर का किसने किया था? ये बी पास्कल ने कैलकुलेटर का किया था। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो एम फ्लेमिंग। क्या होगा? एम फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन का खोज। वही कैलकुलेटर का खोज किसने किया था? तो बी पास्कल ने किया था। कैलकुलेटर का खोज बी पास्कल ने किया था। रेडियो का खोज किसने किया था? तो मैडम क्यूरी ने किया था। और टेलीविजन का खोज किसने किया था? तो जेल बियर्ड ने किया था। साइकिल का खोज किसने किया था? साइकिल का खोज किया था मैकमिलन ने किया था। साइकिल का खोज किसने किया था? तो मैकमिलन ने किया था। ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके एक दूसरे से रिलेटेड। ठीक है, तो सेशन सुनिएगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ध्यान में आएंगे। हालांकि पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पोलियो रोग से जो है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पोलियो से अगर किसी को पोलियो हो जाए तो उससे उसका कौन सा अंग प्रभावित होता है? अगर किसी को पोलियो हो जाता है तो उससे शरीर का जो है उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पोलियो से क्या प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि हैजा रोग किसके कारण से होता है? देखिए, हैजा रोग जो होता है ये किसके कारण होता है? हैजा रोग के बारे में सुने होंगे। फंगस बोलते हैं कवक को। फंगस मतलब जो होता है आपका, ये कवक को बोलते हैं। क्या भाई? कवक। तो हैजा रोग किसकी कमी से होता है? हैजा रोग की बात पता नहीं आपको? हैजा रोग किसकी कमी से होगा? ये गंदे पानी की वजह से होता है। तो ये जीवाणु हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीवाणु की कमी के कारण होता है। जीवाणु के कारण होता है हैजा। हैजा किसके होता है? जीवाणु के कारण होता है। गंदे पानी पीने के कारण भी होता है। ठीक है, तो यह जीवाणु के कारण हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? अगर संविधान के अंदर कुछ संशोधन किया जाता है तो उसमें कौन से आर्टिकल के अंदर संशोधन किया जाता है? किसका संबंध है? तो आर्टिकल जो है 368 जो है, 368 का मतलब है संविधान के संशोधन से। 368 का मतलब क्या है? संविधान संशोधन से। किससे है? संविधान संशोधन से। 368 का मतलब संविधान संशोधन से। 370 का मतलब यह जम्मू कश्मीर के इतिहास से है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बारे में है। आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर के बारे में। देखिए, अगला है कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? चाय उत्पादन में अग्रणी अगर राज्य की बात करें तो चाय असम में होता है। चाय कहाँ होता है? असम में होता है। ठीक है, इसके अलावा चाय जो है असम में होता है, जूट बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। तो चाय असम में होता है। चाय के अंदर जो उत्तेजित पदार्थ होता है, उत्तेजित पदार्थ क्या होता है? चाय के अंदर थीन होता है, बताए थे। कॉफी के अंदर हम बताए थे, कॉफी के अंदर कैफीन बताए थे। कैफीन उत्तेजित पदार्थ।
चाय के अंदर थीन, कॉफी के अंदर कैफीन। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य तो असम हो गया आपका। जूट में उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है जूट का। तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो चाय की अगर खेती करनी है तो उसके लिए लैटेराइट मिट्टी उपयोगी होती है। ठीक है, लैटेराइट मिट्टी के अंदर चाय की खेती होती है। आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत को आजादी मिली तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो आज आज जो कांग्रेस देख रहे हैं, जो राहुल गांधी वाली जो कांग्रेस देखते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, 28 दिसंबर 1885। आज देखिए, आज जिस हम कांग्रेस की बात करते हैं, यही कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी यह 1885 में, यानी कि करीब आप देखेंगे तो 140 वर्ष हो गए होंगे, 140 प्लस इसकी स्थापना का हो गया। तो समझिए 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना जो होने वाली थी वह कहाँ होने वाली थी? तो पुणे के अंदर, पुणे यानी कि महाराष्ट्र के अंदर होने वाली थी। ठीक है, और लेकिन अचानक से क्या हुआ कि महाराष्ट्र के अंदर प्लेग फैल गया। पुणे के अंदर क्या हो गया? प्लेग फैल गया, महामारी फैल गई, प्लेग। और इस वजह से क्या किया गया, इसको आनंद फानंद में कहा किया गया, तो बंबई में इसको, उस समय बंबई था तो बंबई के अंदर इसको शिफ्ट किया गया। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन जो हुआ था वो बंबई में ही हुआ था। जो गोकुल गोकुल दास तेजपाल गोकुलदास गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय के अंदर हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। किसने किया था? तो एम ह्यूम, ए एम ह्यूम था, एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी था। आईसीएस अधिकारी था, जैसे आज आईपीएस अधिकारी देखते हैं ना, अभी की तुलना कर सकते हैं, जैसे आज आईपीएस अधिकारी देखते हैं तो गुलामी के समय में भारत में आईसीएस अधिकारी हुआ करते थे, जो कि जिसका नाम था एम ह्यूम। क्या था? एम एम ह्यूम था नाम उसका। इसी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसने किया था 28 दिसंबर 1885 को। और इस यह कहाँ पे किया गया था? तो पहले तो पुणे में किया जाने वाला था, लेकिन वहां प्लेग फैला तो इसको बंबई में किया गया। ठीक है, और यहाँ पे पहले प्रतिभागी यानी कि पहले बैठक में जो लोग पहुंचे थे, प्रतिनिधि पहुंचे थे, उनकी संख्या 72 थी। 72 लोग उसमें पहुंचे थे, भाग लेते। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे, हम अलग से कराएंगे। ठीक है, एक टॉपिक अलग से आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करा देंगे। ठीक है, उसमें पूरा खुला देंगे। ठीक है, बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, नियमित अधिवेशन, उस समय वार्षिक अधिवेशन हुआ करता था। 1585 में हुआ, फिर 1586 में कलकत्ता में हुआ, 1587 में, 1887 में मद्रास में हुआ, 1888 में इलाहाबाद में हुआ, उस समय अभी का प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ, फिर 1889 में मुंबई में हुआ। ठीक है, ऐसे करके वहां पे अधिवेशन हुए थे। ठीक है, तो उस पर हम अलग से बात करें। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था जेपी कृपलानी। भाई पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, याद रखिएगा। किसने किया था? तो एम ह्यूम ने किया था। ठीक है, अब प्रथम मुस्लिम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो होते हैं वह डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि बोमेश चंद्र बनर्जी थे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो बोमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। हालांकि भारत की जो 22 भाषाएं हैं उसको किस किस अनुसूची में रखा गया? तो हम जानते हैं कि भारत की जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। 22 भाषाओं का जिक्र जो किया गया है वह 8वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। तो भारत के अंदर 8 अनुसूची है और उस 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट
सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश की बात करते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश, देखिए आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज, इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था 10 अप्रैल 1875 को। कब किया था? 10 अप्रैल 1875 को किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को किया था। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, यानी इन्होंने दिया था सत्यार्थ प्रकाश, इन्हीं की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। ठीक है, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को किया था। इसी में इन्होंने एक नारा भी दिया था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, लौटो, इसी का नारा इन्होंने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था किसने? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक थी उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1772। ठीक है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, आत्मीय, आत्मीय सभा, इसकी स्थापना किया 1815 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था? बाल प्रथा को बंद किया। उस समय बाल अवस्था में ही शादियां होती थी बच्चों की, तो इन्होंने बाल अवस्था को भी बंद किया। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने 1815 में किया था। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है बनेंगे। एक क्वेश्चन के साथ कितने क्वेश्चन किए भाई? नेक्स्ट, राज हड़प नीति किसने शुरू किया था? देखिए राज हड़प नीति, यानी कि राज को हड़प नीति लाई गई थी, और यह शुरू किया था किसने किया था? राज हड़प नीति जो किया था ये डलहौजी ने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और लॉर्ड डलहौजी वही व्यक्ति है जिसके शासनकाल में भारत में रेलवे लाइन चला, रेलवे चला था। रेलवे, प्रथम रेलवे जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही चला था। प्रथम रेलवे ये 1853 में चला था। ठीक है, 1853 में ही भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, और उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी था इसी के शासनकाल में। और पहली रेलवे जो चली थी वह मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में चली, थाने महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, थाने। और यह 34 किलोमीटर का चला था, 34 किलोमीटर तक का चला था पहली रेलवे, और उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था उसका? ब्लैक ब्यूटी उसका नाम था। ठीक है, पहली ट्रेन का। तो पहली रेलवे जो चली थी वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी, और यह 1853 में थे, 1853 में चली थी, और वह मुंबई से थाने के बीच में चली थी, जिसकी जो कुल लंबाई थी वो 34 किलोमीटर थी, जिसको ब्लैक ब्यूटी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन हुआ था। पूछता कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का जो बंगाल का या भारत का वायसराय कहें तो लॉर्ड कर्जन था। बंगाल का विभाजन कर दिया, बंगाल को भाई बांटने की बात की गई थी 1905 में। इसको रद्द किया गया 1911 में, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 1911 में। 1911 में जो वहां का वायसराय था भारत का वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ठीक है, बंगाल विभाजन इसी के शासनकाल में रद्द हुआ था। 1912 में भारत की राजधानी नई दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी 1912 में। और वही 1912 का जो समय था जो बंगाल से बिहार अलग हुआ था, बंगाल से बिहार जो है अलग हुआ था 1912 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बंगाल से बिहार अलग हुआ था 1912 के अंदर। इसका राइट आंसर क्या होगा? राज हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है बताने के लिए, लेकिन थोड़ा सा समय कम है तो इसलिए आज कम ही रखते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि किस टीम ने ये सब हटा दीजिए। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन आपका नहीं है, ये अभी वाला नहीं है, पहले का है तो इसको नहीं देखना है। अब बताइए सेशन कैसा लगा आप लोग को? ऐसे तो और भी क्वेश्चन थे, लेकिन थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम है और आगे भी क्लासेस है इस वजह से। तो सेशन कैसा लगा आप लोग बताइए। क्या जीके जीएस इस तरीके से पढ़ने चाहिए या और कोई तरीका हो सकता है क्या? क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड अगर चीजें बताई जाएगी तो आपको बेहतर ढंग से याद होगा। ठीक है, एक और चीज बताते हैं,
देखिए जीके जीएस आप पढ़िएगा, जो दिया रहेगा उससे आपको फायदा नहीं होगा। कई क्वेश्चन जब एक साथ आप सेशन देखिएगा ना तो फायदा आपको वहां से होगा। पीडीएफ में कुछ नहीं होगा। पीडीएफ अगर पढ़िएगा तो उससे कुछ नहीं होगा। पीडीएफ में कितना क्वेश्चन देखिएगा आप, अगर इसके दोबारा रिवाइज भी करते हैं तो बहुत सारी चीजें याद होगी। तो जीके जीएस का मतलब कि आप चीजों को जो है एक बार जब पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड करके पढ़िए। समझे बात को, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो जीके जीएस के सेशन ऐसे ही आपको पढ़ना है कि कई एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन अटैच करना है, तब वो लंबे समय के लिए आपको याद रहेगा। फायदा आपको वहीं से होने वाला है। ओके जी, किसी को कुछ कहना है? आप लोग कहते थे ना कि 1 घंटे की सेशन नहीं होती है, कंटिन्यू 1 घंटे की सेशन हम लोग कर लिए ना। कंचन, अमृता, नसरीन, प्रीतम, संटू, बितु दास। सिंटू बोला सर पीडीएफ पर रफ करते हैं, उसको भी बिना डिलीट किए अपलोड करने का ट्राई किया, नहीं हो पाएगा सिंटू। इसलिए नहीं हो पाएगा कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, वह डिजिटल बोर्ड के ही ऊपर संभव है। अगर होता तो हमें देने में क्या दिक्कत थी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी। अगर होता पॉसिबल तो हम दे पाते, नहीं हमारे पास। हाँ, आप ये चीज कर सकते हैं कि जब हम लिख रहे होते हैं ना, आप अपने पास क्या कीजिए, एक कॉपी पे रखिए, उस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट लगे, जो बताते हैं उससे रिलेटेड आप उसको नोट कर सकते हैं। क्योंकि पॉसिबल नहीं है, अगर होता तो हम खुद ही प्रोवाइड करा देते। वो सब डिजिटल बोर्ड पे ही ऊपर संभव है। अभी डिजिटल बोर्ड में थोड़ा सा वक्त लगेगा, अभी अभी समय लगेगा, ठीक है ना। तो आज का सेशन उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, और ठीक है, हाँ, नोट करते हैं, कोई बात नहीं, नोट कीजिए। ठीक है, नोट करने से ज्यादा है कि आप एक बार दो बार वीडियो को देखिएगा ना। सर आप तो डिलीट भी तुरंत कर देते। अच्छा, कोशिश करेंगे कि तुरंत ना करें, आगे से कोशिश करेंगे कि तुरंत ना करेंगे। चलिए ठीक है, आगे से कोशिश करेंगे कि तुरंत डिलीट ना करें, इस बात का ध्यान हम रखेंगे। ओके, आप वीडियो को ही दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। कितना चीजें नोट भी कर पाएंगे, कुछ चीज ध्यान रखिएगा जो आपको लगे, क्योंकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चन को बताते हैं, तो वही आपको ज्यादा याद होगा जो क्वेश्चन रहेगा ना। तो क्वेश्चन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको लंबे समय के लिए याद रहेगा। अलग अलग क्वेश्चन पढ़ने से उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। चलिए, खैर उम्मीद है आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अब मुलाकात होगी कल। कल नहीं होगा, कल संडे है ना। कल संडे है, संडे है, कल संडे है। मंडे से आपकी क्लासेस फिर से चलेगी, ठीक है। कुछ नोट्स वगैरह हम आपके लिए बना रहे हैं, इसलिए कल का समय हमें दीजिए, थोड़ा सा नोट्स भी बनाने हैं। क्लासेस हम तो लेते कल, लेकिन थोड़ा सा नोट्स बनाने हैं, आप ही लोग के लिए बनाने हैं, तो बनाने दीजिए हमें थोड़ा सा, एक दिन तो समय मिलता है। फिर मंडे को मिलेंगे, आप सबको याद करके आइए। क्या अब सेशन आपकी कंटिन्यू होगी, कोई भी क्लासेस आपकी बंद वगैरह नहीं होगी। अब कोई भी सेशन आपका बंद नहीं होगा, अब कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। हमारा जो काम था सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कोई भी हमको काम नहीं है, तो अब सेशन आपके कंटिन्यू चलेंगे, ठीक है। अब बंद होने की संभावनाएं बहुत कम होगी, कभी रियल केस हुआ था। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट मंडे को। थैंक यू।